नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर आईवाईएस और आज हम पहुंचे हैं मथुरा की एक बहुत ही प्रेरणादायक जगह पर, एक शानदार लाइब्रेरी जो श्री नंदलाल चतुर्वेदी जी की स्मृति में बनाई गई है। श्री नंदलाल चतुर्वेदी जी एक प्रख्यात एडवोकेट और इस लाइब्रेरी को उनके पुत्र श्री अरविंद चतुर्वेदी जी ने शिक्षा और ज्ञान के लिए समर्पित किया है। इस पॉडकास्ट में हमने सीनियर एडवोकेट श्री राजेंद्र महेश्वरी जी से बात की, लाइब्रेरी की बेसिक फैसिलिटीज़, स्टूडेंट्स को मिलने वाली सुविधाएं और कैसे ये लाइब्रेरी मथुरा जैसे शहर में एक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही बात हुई मुस्कुराता भारत की और हमारे संदेश की, सुनो भारत। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग स्टोरी को। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। और आज मुझे मौका मिला मथुरा कचहरी या न्याय का मंदिर मैं बोलता हूँ उसको अपनी भाषा में, वहाँ पे मुझे मौका मिला अंदाज़े लाइब्रेरी में आने का। मैं अकबर मैं समझ ही नहीं पाया कि मथुरा में भी इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। युवा अधिवक्ताओं के लिए ऐसी लाइब्रेरी नंदलाल चतुर्वेदी जी जो हमारे स्वर्गीय एडवोकेट हैं, उनकी याद में उनके बच्चों ने बनवाई और बहुत ही अद्भुत लाइब्रेरी है। और मैं मथुरा के लोगों से, आगरा के लोगों से और पूरे भारत के लोगों से, जितने भी इस प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे कहूँगा कि इस लाइब्रेरी को देख के इस तरह की लाइब्रेरी कहीं भी होनी चाहिए, किसी भी कचहरी में होनी चाहिए। वन ऑफ दी बेस्ट लाइब्रेरी। आज मुझे समय दिया यहाँ पे सीनियर एडवोकेट राजेंद्र महेश्वरी साहब ने, मैं उन्हीं के साथ यहाँ पे आया, इस लाइब्रेरी में आया और यहाँ मुझे एक पॉडकास्ट करने का मौका मिला। मेरा विषय है मुस्कुराता भारत। मैं विगत में भी वकील साहब के साथ एक दो पॉडकास्ट कर चुका हूँ और इसी लाइब्रेरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे साथ है, दृष्टि मिश्रा जी। दो शब्द इस लाइब्रेरी पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर, ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यंगस्ट लोगों के लिए बेस्ट है। एंड ये एक राजस्थान की कंपनी है, उनके थ्रू जो अरविंद अंकल हैं, अरविंद सर जो हैं, वो यहाँ लेकर आए हैं इस लाइब्रेरी को। एंड बहुत आगे जाके जो यंगेस्ट लोग हैं या फिर सर जैसे लोग हैं, बाकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी, आके यहाँ पे रेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे अभी कैफेटेरिया भी है हमारा, वो भी अभी हमारा ओपन हो जाएगा, जिससे ऐसे होता है कि पढ़ने के टाइम पे कुछ कॉफ़ीज लेते हैं, चाय लेते हैं, स्नैक्स वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो वो भी सर ओपन हो सकता है यहाँ को। कितने लोग यहाँ पे आते हैं और एक थैंक्स बोल के जाते हैं, एक ऐसा थैंक्स जिसमें आवाज़ नहीं होती? हाँ, काफ़ी लोग बोल के जाते हैं, दिन में तो कम से कम 5-6 लोग ज़्यादा ही आते हैं, उससे भी काफ़ी लोग बोल के आते हैं। सब ने एक जो भी आता है देखता है कि हाँ लाइब्रेरी है, ऐसे मथुरा में ऐसी लाइब्रेरी ओपन हुई है कि जहाँ हम बैठ के एक पढ़ सकते हैं आराम से। मैं तो आपके नाम से भी बहुत प्रभावित हूँ। तो कचहरी न्याय का मंदिर और आपका नाम भी दृष्टि है और लाइब्रेरी, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। राजेंद्र महेश्वरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और मैं आपसे चाहता हूँ कि पहले तो इस पॉडकास्ट को आप समर्पित स्वर्गीय श्री नंदलाल चतुर्वेदी जी को करें और दो शब्द उनके लिए बोलें। श्री नंदलाल चतुर्वेदी जी सिविल में एक लंबे समय तक वकालत करते रहे। मेरे अनुसार करीब 50 वर्ष से अधिक उन्होंने वकालत की। शुरू से उनका विधिक अध्ययन पर बेहद उनका ध्यान रहा और उनका प्रयास सदा ये रहा कि अगर हम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसमें जो जजमेंट हैं, प्रोनाउंसमेंट हैं, उनको हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके वो जो विधि की सही स्थिति उन विधिक दृष्टांतों के अंतर्गत है वो से रखते हैं, और ताकि एक जजमेंट पारित किए जाते समय को एक अच्छे स्तर का जजमेंट सामने आए। और इसके चलते उन्होंने हमेशा ये कंसेप्ट ध्यान में रखा। अपने जीवन काल में इस कार्य को वो संभवतः अंजाम नहीं दे सके, तो उनके पुत्र अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा उनकी उस इच्छा की पूर्ति इस लाइब्रेरी जो कि अति आधुनिक लाइब्रेरी है। यहाँ नेट पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बाकी बुक्स भी उपलब्ध हैं। तो ये मथुरा कचहरी के जो भी अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं, या जिन्हें इस एकेडमिक चीज़ का बहुत शौक है, उनके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि अभी आरंभ हुई है तो शुरुआती तौर पर भी कुछ कम लोगों का आना जाना है, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। और हम जैसे लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जो यहाँ आते हैं और आकर सारी लाइब्रेरी का। मेरी तरफ से भी मुस्कुराता भारत आईवाईएस टीवी की तरफ से भी स्वर्गीय श्री नंदलाल चतुर्वेदी जी को नमन।
और दृष्टि आपके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से आप इसको चलाते रहें और लोगों के प्रेरणा बने ये एक लाइब्रेरी, और लगता है यहाँ से उठ के पूरे हिंदुस्तान में ये एक प्रेरणा का स्रोत बने। धन्यवाद, आपने समय दिया। बघेल साहब, मेरा एक नया थीम, ये गणतंत्र दिवस का महीना हमारा चल रहा है, 26 को गणतंत्र दिवस है। मैं भारत हूँ, गणतंत्र ही मेरी पहचान है। तो मैं भारत हूँ मैं बोल रहा हूँ, तो एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते आप क्या बोलेंगे ये शब्द पे? देखिए, मैं भारत की जो फीलिंग है या जो भावना है प्रत्येक भारतवासी में होनी चाहिए। मैं अधिवक्ता होने के नाते और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी सोचता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति वही भाव होना चाहिए, जैसा कि कई बार होता है कि हम अपेक्षाएं करते हैं कि साहब राष्ट्र या देश हमारे लिए क्या कर रहा है, जबकि सोचना ये चाहिए कि भाई हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते। और अगर आप राष्ट्र के लिए कदाचित कुछ भी योगदान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्र कहीं ना कहीं एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर सारी दुनिया में अपने को स्थापित करता है। मैं इस समय का जो परिवेश है उस परिवेश में देखता हूं कि निसंदेह हर भारतवासी के मन में एक अलग किस्म की उमंग वर्तमान में उत्पन्न हुई है। वो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। हम बदल रहे हैं, सोच बदल रही है और ये देश भी बदल रहा है और बेहद सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है। बघेल साहब, जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हंसना बोलना होता है, एंटरटेनमेंट होता है, लोग अलग अलग तरह से करते हैं। कोई फिल्म देखता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई खेल खेलता है ना? बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। क्या आपको लगता है राष्ट्र का नाम जब आता है, जब मैं भारत हूँ कोई आदमी बोलता है, तो कहीं ना कहीं तनाव दूर होता है? बिल्कुल। अगर आप राष्ट्र से संबंधित चीजों को उन्नति की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, राष्ट्र की प्रतिष्ठा को आप अच्छा होते हुए देखते हैं और ऐसी ऐसी चीजों को जब आप अपने सामने जिनको कि अभी तक शायद हमारे इतिहास के अंदर नहीं रखा गया, जिसे इरादतन छुपाया गया या उसे ओमिट किया गया, वो सब चीजें जब आपके सामने खुलकर सामने आने लगती हैं तो आपको उसका एहसास होता है कि वास्तव में कि एक उमंग अपने मन में उत्पन्न होती है कि देश। एक शब्द अभी आपने बोला बघेल साहब कि देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा शब्द होता है कि हम न्याय के मंदिर में बैठे हैं या एक हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या बदल रहा है देश का, क्यों बदल रहा है, ऐसा क्या हुआ बघेल साहब कि चीजें इतनी तेजी से आपकी नजर में क्यों बदल रही हैं? दरअसल एक मोटिवेशन एक चीज होती है। कोई भी राष्ट्र उसके जो कर्णधार हैं, कर्ता धर्ता हैं, जिनके जरिए सारी सिस्टम प्रक्रिया चलती है, सिस्टम संचालित होता है, उन लोगों के विजन के साथ चीजें जुड़ना शुरू होती हैं। मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी विशेष या किसी पार्टिकुलर विचारधारा पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि पिछले एक दशक के अंदर एक बदलाव अलग किस्म का नजर आने लगा है। उससे पहले हम केवल और केवल एक सीमित सोच के तहत थे और अब हम उस सोच से बाहर आते हुए हम अपने देश के प्रति सोचने लगे। दूसरे एक माहौल क्रिएट होना शुरू हुआ। अब आप देखें कि चारों तरफ कहीं ना कहीं अगर ट्रेन्स अगर स्टार्ट हो रही हैं तो उनके नाम वंदे भारत करके उनके नाम है। जिन्हें वकालत केवल पेशा है या समाज को एक नई दिशा दिखाने की जिम्मेदारी भी है? देखिए, मैं इस प्रोफेशन के बारे में, इस व्यवसाय के बारे में इतना कहना चाहूँगा, ये केवल और केवल आजीविका अर्जन का साधन नहीं है, बल्कि हमारा प्रथम दायित्व समाज के उस वर्ग को जिसकी एक पीड़ा है, उसकी एक क्षुब्धता है, उसकी सहायता करना है। ठीक है, उसका एक पार्ट हमारी आजीविका अर्जन भी है, लेकिन समाज सेवा के तौर पर भी इस व्यवसाय को सदा माना गया और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे ऐसे भी इबादतकारी रहते हैं कि जिन्हें वो उनकी क्षमता नहीं है आर्थिक कि वो इतना पेमेंट कर सकें, फीस दे सकें। हम उन लोगों की भी सहायता करते हैं, उन लोगों का भी केस लड़ते हैं। मुझे आपको लगता है एक मुस्कान किसी एक केस को भी खत्म कर सकती है सामान्य जीवन में, और एक सामान्य जीवन को बहुत तेजी से अलग कर सकती है? देखिए, और एक बातकारी जिसकी पीड़ा में है, जो अगर हम उसको न्याय दिला पाने में सक्षम होते हैं तो उसके चेहरे पे आई हुई मुस्कान निश्चित तौर पर समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनती है कि उसको न्याय मिला।
बाकी ठीक है, सिस्टम के अंदर कुछ दोष हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिस्टम के अंदर दोष नहीं है, लेकिन अगर हम उन दोषों से धीरे धीरे अगर बाहर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर राष्ट्र, एक बेहतर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही हम आगे जा सकते हैं। और इस गणतंत्र दिवस पर वकील साहब एक क्वेश्चन मैं आपसे और लूंगा, महिला सशक्तिकरण का। आज बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक महिला भी है। मुस्कान का किसी के भी जीवन में कितना महत्व होता है? क्या लगता है, मुस्कान का किसी के भी जीवन में कितना महत्व होता है? सब मुस्कान तो सबसे बेस्ट होता है। सही, एक मुस्कान से एक दूसरे सामने वाले का पर्सन का भी दिल जीत लेता है। बेस्ट तो मुस्कान ही होती है। अगर अभी मैं किसी के सामने रूडली तरीके से बिहेव करूँगी तो वो रूडली तरीके से इफेक्ट करेगा मेरे पास। एक मुस्कान से ही अगर मैं प्यार से ही दूसरे से बात करूँ तो वो प्यार ही आप मेरे ऊपर इफेक्ट करेगा। तो बेस्ट हो तो मुस्कान चीज़ होती है। एक सीनियर एडवोकेट के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने आज हमको समय दिया। कैसा महसूस करते हैं इतने सीनियर लोगों के साथ बैठ के? बहुत अच्छा लगता है सर। एज ए सीनियर, मैं एज ए जूनियर सीनियर से जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इमेज है कुछ, बेस्ट लगता है। वकील साहब, एक आम नागरिक में इस गणतंत्र दिवस के खास मौके पे राजेंद्र महेश्वरी साहब मैं भारत हूँ पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आम नागरिक से। मैं एक आम नागरिक को ये कहना चाहूँगा कि वो इस दृष्टिकोण के साथ अब इस देश के साथ चलें कि मैं अपने राष्ट्र को क्या दे पा रहा हूँ, मुझे राष्ट्र ने क्या दिया, ये सोच ना रखें। और जिस समय आप ये आम नागरिक के और एक एक जन के मन में ये बात आ जाएगी कि मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सका, उसी दिन हम एक ऐसे भारत की संरचना कर लेंगे जिसमें हम और आप सबके मन में एक बेहद सुकून होगा कि हम एक ऐसे राष्ट्र के वासी हैं जिसके लिए हम गर्व से अपने आप को सीना फुला कह सकते हैं हम भारत के रहने वाले हैं। और गणतंत्र दिवस जो हमें इन सारे राष्ट्रीय विषयों से अवगत कराता है, ये दो राष्ट्रीय पर्व हैं, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। हम एक प्रजातांत्रिक देश को, डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया और विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में आज स्थापित हैं। अन्य राष्ट्रों को अगर हमसे अगल बगल में लगे हुए राष्ट्र जिनमें एक दिखावे के लिए छद्म डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे अगल बगल के राष्ट्रों को जब हम देखते हैं, पूरे एशिया में तमाम राष्ट्रों में देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी बचना मुश्किल हो रहा है, वहाँ भारत में सभी जाति, सभी धर्म, हर तरीके के लोग रहते हुए जैसे एक गुलदस्ते में सारे फूल होते हैं, सारे लोग रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने वकील साहब कही। मैं कहूँगा कि इस सब चीज का ना मर्यादा से क्या संबंध है? अगर मैं भगवान राम का नाम लूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम पहले कहा जाता है, उसके बाद भगवान राम नाम आता है। तो भगवान राम के सामने जो मर्यादा लगा, इसका एक सार्वजनिक जीवन में क्या महत्व है? इसको जाति, धर्म और सब चीजों से अलग हटा के एक एडवोकेट के रूप में क्या सोचते? देखिए, इसके पीछे की सोच ये थी, हर व्यक्ति के जीवन की जो एक कहते हैं ना जीने की शैली किन्हीं मर्यादाओं के अंतर्गत होनी चाहिए। कुछ नैतिक नियम हुआ करते थे, आपको हमें याद है जब हम छोटी क्लासों में थे तो नैतिक शिक्षा की भी एक पुस्तक हुआ करती थी। उसके पीछे सोच है कि जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में शुरू से इन सारी चीजों को आंकलित किया गया कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देने वाला हो, ऐसा ना हो हम दूसरे किसी व्यक्ति की जो चीजें हैं उन्हें अपने हड़पने की दृष्टि से कार्य कर रहे हो। तो ये कहते हैं ना कि एक समाज की नियम है, इस समाज के सोचने के तरीके हैं, और सनातन ने और जैसे हम हमारे हिंदू समुदाय जिसने अडॉप्ट किया उसे, तो उस सनातन ने हमेशा ये समझाया कि भाई परोपकार करो, त्याग करो, और के लिए करो, अपने स्वार्थ के लिए किसी और के साथ अहित मत करो। और जब इस आचार संहिताओं को जब हमारे उन पुराणों ने, हमारी उस जिन्हें महापुरुषों ने इन सारी चीजों को जब उसे स्वयं अंगीकृत किया, स्वयं अडॉप्ट किया, तो उसके बाद हम महसूस करते हैं भगवान राम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पिता की आज्ञा पर, वो भी उनकी सौतेली माँ के कहने पर, पिता की आज्ञा पर तुरंत राजपाट को छोड़कर वन को प्रस्थान कर गए। तो दो चीजें हैं हमारे इतिहास में, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता। सार्वजनिक जीवन में इस साल लोग इन दो पुस्तकों से, दोनों ही पुस्तकें ऐसी हैं जिन पे रिसर्च कभी खत्म हुई नहीं है और ना होगी, प्रैक्टिकल लाइफ होता है। इस गणतंत्र के मौके पे न्याय के मंदिर से
राजेंद्र महेश्वरी साहब एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, जिन्होंने मुझे समय दिया, क्या संदेश देना चाहोगे कि इन पुस्तकों से लोग क्या सीख सकते हैं जाति और धर्म से ऊपर उठकर? दोनों ही ग्रंथ, जिन्हें हम कह सकते हैं रामायण हो या गीता हो, ये दोनों ही ग्रंथ कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत सारी आचार संहिता समझाते हैं। अगर रामायण, रामचरितमानस रामायण में अगर आप जाएंगे तो राम के चरित्र से, भरत के चरित्र से, कि मुख्य पात्र राम हैं लेकिन अन्य लोगों के चरित्र से हर अच्छाई और बुराई का आकलन कर सकते हैं। अगर आप गीता में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका दर्शन आपको बदलाता है, ज्ञान योग का दर्शन उसके अंदर है, कर्मयोग का दर्शन उसके अंदर है। तो ये सारी चीज़ों पर जो लगातार हमारे मनीषियों ने इस पर डिस्कशन किए और उसमें बतलाया कि गीता कर्मयोग के उस सिद्धांत की ओर ले जाती है कि भाई आप ये सोच करके आपके साथ अन्याय हो रहा है और उसके बावजूद भी आप उन लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये मान करके सर ये तो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, नहीं, किसी भी गलती का आप शांतिपूर्वक चुपचाप उसको मत सहिए। और इसके उदाहरण अपने राष्ट्र से कैसे आने लगे। अभी तक हमारे राष्ट्र पर होने वाले आतंकी हमलों पर हम चुप होकर रह जाया करते थे। 26/11 का आतंकी हमला हुआ, हम चुप रह गए, लेकिन अब हमने उसको जवाब देना सीखा और वो सारी चीजें आने लगी। तो जब ऊपर से सब चीजें होती है तो नीचे भी लोगों के मन में भावनाएं बदलना शुरू होती हैं और वो उसी अंदर सोचने लगते हैं। क्या हुआ है कि एक लंबे समय की हमारी इतनी वैभवशाली हमारी संस्कृति थी जिसे बार बार आक्रांताओं ने नष्ट किया। नालंदा को आपने देखा, इतना ज्ञान का भंडार था, उसे नष्ट कर दिया। हमें इतना ज्यादा पददलित किया गया, इतना उन लोगों ने मान मर्दन किया कि हम अपनी जो संस्कृति थी उस संस्कृति से घबरा गए। उसके बाद हम अगर अंग्रेजों से आजादी के बाद जो हमारी शिक्षा जिस तरीके से होनी चाहिए थी, हमारे अपने महापुरुषों का जो गौरव इतिहास बताया जाना चाहिए था, उसे कहीं अलग इतिहास के अंदर घुसा दिया गया, नहीं लाया गया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जब हम और आप सोचते हैं कि भाई हम इतना भटक क्यों गए, ऐसा क्यों हो गया, उसका कारण है कि 600-700 वर्ष की गुलामी आपने मुगलों की, उसके बाद आपने 200 वर्ष अंग्रेजों की। तो हिंदू जनमानस जिसके इतने बड़े हीरो हुआ करते थे, उन हीरोज को खत्म कर दिया गया इतिहास से। और हमारे अंदर एक ऐसी भावना जो संघर्ष और अपनी बात को मजबूती से रखने की भावना थी, उसे खत्म कर दिया। बताइए अब कौन सा ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हर समय चिंता और घबराहट के अंदर रहता है? कौन सा ऐसा देश है? तो ये हमारी टीम से बल्कि सर क्या कहना चाहोगे मुस्कुराता भारत के जिन सब्जेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, आप जैसे सीनियर लोगों की सलाह हमको हमेशा जरूरत महसूस होती रहती है, क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे कहूँगा पहले शुभकामनाएं, आप अच्छे टॉपिक्स के ऊपर अपना पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे आपके पास सब्जेक्ट हैं। आप कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को या उस वर्ग को जिसकी बात नहीं ऊपर तक जा पाती है, आप उसको भी कहीं ना कहीं उसको अपने ध्यान में रखें, ऐसे टॉपिक्स के अंदर लें। जो समस्याएं हैं इस देश की, जिन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार से संबंधित हुई, शिक्षा से संबंधित हुई, एक अवसर दिए जाने का सा जो विषय हुआ, हालांकि उभरने की कोशिश हो रही है, उन विषयों को भी ध्यान में रख के चलिए। आप न्याय के मंदिर में हैं, हम भी रोज न्याय के मंदिर में रहते हैं। यहाँ की भी बहुत सारे लोग यहाँ की भी जो कमियां हैं उन्हें भी आप कहीं ना कहीं नजर में लेकर चलिए। बिल्कुल भगीरथ, मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन लोग मुझसे नहीं बोल पाते उन विषय में। जब भी मैंने उन विषयों पर लोगों से बात करने का प्रयास किया तो लोग मेरे कई बार हाथ जोड़ देते हैं। तो मैं सोचता हूँ ठीक है, जितना प्रभु दे रहा है, जितना शब्द आप जैसे लोग दे रहे हैं। मैं चाहूंगा एक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की पूरे भारत के लोगों के लिए, दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तानी रह रहे हो, एक वकील साहब की मैं इस गणतंत्र दिवस पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षाएं करता हूं सब लोगों से कि राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण, आज अगर 30% 40% है तो उसे 100% करें। बहुत अच्छा वकील साहब। दृष्टि में मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी एक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की एक महिला सशक्तिकरण के रूप में। हाँ बिल्कुल सर, कि सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी रहिए, खुश रहिए सब लोग। आप दोनों ही लोगों ने वकील साहब बहुत समय आज उसको दिया, इसके लिए तहे दिल से मुस्कुराता भारत की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी इस बात पर मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा कि समाज के और जो टॉपिक्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर मैं आगे पॉडकास्ट करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत आभार आपका और अपेक्षा कि आपका चैनल
जो आप संचालित कर रहे हैं और ऊंचाइयों तक जाए और जन जन की आवाज़ बने। हर व्यक्ति की आवाज़ आप जहां पहुंचाई जानी चाहिए, जो चाहता है उसको उसकी आवाज़ आप बनते हुए ऊपर तक सारी चीज़ें लेके। धन्यवाद।